नमस्ते। हे राम टू जय श्री राम की कहानी अब आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग चैप्टर 16 की बात करेंगे। चैप्टर 16 है मैं हूं अन्ना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, एडवेंट ऑफ द आम आदमी पार्टी। इस कहानी में अन्ना हजारे साहब का पूरा आंदोलन और उसके बाद आम आदमी पार्टी कैसे आई इसकी बात किए हैं। देखिए, देश में जब अन्ना आंदोलन से पहले अगर आप 89 और 90 के बाद 90 के दशक की बात करें तो मंडल कमीशन भी आ गया था और फिर 90 के दशक में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन भी हो गया था। अब उसके बाद देश की राजनीति को बिल्कुल बदल दिया था। अब राजनीति में धर्म और जात का विशेष महत्व हो गया था किसी भी पार्टी के लिए। एक चीज ये भी देखना होगा कि जो जेपी ने एक बार कोशिश की थी कि भ्रष्टाचार के उस पर संपूर्ण क्रांति की बात की थी, उन्होंने मूल रूप से कांग्रेस और इंदिरा गांधी की भ्रष्टाचार की बात की थी। लेकिन जब आज उस समय अब आप 90 के दशक को देखते हैं तो आज की उस समय की सारी पार्टीज 90s और जब अन्ना आंदोलन आया उसके जस्ट पहले सारी पार्टीज, सारे नेता को पूरा देश एक इस नज़र से देखता था कि सब भ्रष्ट हैं। ऐसे समय में अन्ना जी जो थे वो राष्ट्रीय पटल पे उनका वो एक्टिव हुए। अन्ना जी का बैकग्राउंड ये है कि वो किसान, उनका नाम किशन बाबूराव हजारे था। उन्होंने इंडियन आर्मी 1960 में ज्वाइन की थी। उसके बाद वो मतलब युद्ध के अलग अलग फ्रंट में भी थे। 2 बार वो बहुत ही बाल बचे थे। एक बार खेमकरन सेक्टर में उनके साथ के सारे लोग मर गए थे, वो अकेले बचे थे और वो बेसिकली ड्राइवर थे आर्मी में। फिर वो एक बार नागालैंड में थे, इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में थे, वहां पे भी उनके सारे लोग मर गए थे, केवल वो लोन सर्वाइवर थे। अन्ना जी फौज की नौकरी समाप्त करके 1975 में वापस अपने गांव रालेगांव सिद्धि आ गए और गांव में वो उन्होंने एक तो विवाह नहीं किया और गांव के ही मंदिर में उन्होंने अपना घर बनाया और वहीं से रह के उन्होंने अपने गांव में एग्रीकल्चर और तरह तरह के सामाजिक एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। इरिगेशन का एक उन्होंने बहुत अच्छा, मैं गया हूँ खुद रालेगांव सिद्धि, और इरिगेशन का एक नए तरह का प्रयोग किया। ग्रेन बैंक की उन्होंने वहाँ पे बात की और तंबाकू और शराब के अगेंस्ट उन्होंने एक अभियान चलाया और ये सब सामाजिक काम करते रहे। 1992 में उनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। 1991 में उन्होंने एक फॉर्मली भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन इस्टेब्लिश किया और इसका पहला वो मनोहर जोशी जी के जो मंत्री थे घोलाप, उनके अगेंस्ट एक आंदोलन छेड़ा। फिर उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा हुआ, वो फिर अरेस्ट हुए, फिर वो बाद में रिलीज हुए। लेकिन घोलाप साहब को बाद में रिजाइन करना पड़ा उन भ्रष्टाचार के आरोपों पे। एक बड़ा कंट्रीब्यूशन अन्ना हजारे साहब का और है कि 2000 में उन्होंने आरटीआई का जो रिवाइज्ड एक्ट है उसके लिए आंदोलन किया था और जिस प्रेजेंट फॉर्म में 2005 की जब आरटीआई एक्ट को देखते हैं तो उसमें अन्ना के उस आंदोलन की भी एक बड़ी भूमिका रही है। फिर अन्ना ने 2003 से गांधी के उस हथियार को, जैसे कहते हैं ना, एक हथियार उनके हाथ लग गया जिसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा थी और वो था अनशन। और वो फिर इसको आमरण अनशन को काफ़ी फ्रीक्वेंटली अपने आंदोलन के लिए यूज़ करने लगे। पहली बार उन्होंने 9 अगस्त 2003 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी महाराष्ट्र में, उसमें एनसीपी के कुछ भ्रष्ट मंत्रियों के अगेंस्ट इसको किया, जिसकी वजह से जो सुशील कुमार शिंदे उस समय के चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उन्होंने 1 मैन कमीशन बिठाया। रिटायर्ड जज पीबी सावंत उसके अध्यक्ष बने और फिर सब्सिक्वेंटली वो चलता रहा। फिर उन्होंने पाया कि कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त थे कुछ मंत्री और 3 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ। लेकिन जब इस आयोग ने अपनी जांच कर रहा था तो उन्होंने अन्ना को भी कुछ केसों में ये पाया था कि उन्होंने जो ट्रस्ट का पैसा था वो अपनी बर्थडे में और इस सब मनाने में खर्च किया था, तो उनको भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी उंगली उठाई थी। इस पे बहुत से जो उनके विरोधी थे उनका बहुत इंसिस्टेंस था कि उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ मुकदमा चलना चाहिए या कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था। फिर अन्ना धीरे धीरे अब नेशनल सीन में आते जा रहे थे और पहला उनका जो नेशनल सरकार मतलब यूनियन गवर्नमेंट से उनका पाला पड़ा वो जुलाई 2006 में, जब अमेंडमेंट इन आरटीआई एक्ट की बात हुई थी और तब उन्होंने फास्ट एंड टू डेथ की बात की
जो अमेंडमेंट सरकार ने किए थे वो विड्रॉ किए और एक तरह से केंद्र सरकार से उनका ये पहला साबका था जहां वो इस राउंड में जीत के निकले थे। 2011 में फिर लोकपाल की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हो रहा था, जिसमें मेधा पटकर, संतोष हेगड़े, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, किरण बेदी, ये सारे लोग उनके मतलब उनके नेतृत्व में ये सारे लोगों ने इस आंदोलन को चलाया। फिर ये दिल्ली आया और 5 अप्रैल 2011 को इन्होंने एक फास्ट एंड टू डेथ फिर शुरू किया और इस बार इनकी मांग ये थी कि सरकार एक ज्वाइंट कमेटी बनाए जिसमें लोकपाल बिल पे चर्चा हो और ये भी कहा गया कि इसको 15 अगस्त तक आप पास करिए, मतलब कानून बनाइए इस पर। सरकार फाइनली इनकी बात मानी और 9 अप्रैल को इन्होंने अपना फास्ट खत्म किया। कमेटी बन गई, कमेटी में 5 आदमी सरकार के, 5 आदमी अन्ना की तरफ से। इसी बीच एक डेवलपमेंट और हुआ। जून 2011 में रामदेव साहब, क्योंकि रामदेव साहब आके कुछ में के अन्ना आंदोलन में अपना सपोर्ट दिए थे, श्री श्री रविशंकर जी ने भी दिया था, लेकिन जून में रामदेव साहब एकदम से एक्टिव होके उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी एक रैली करने की कोशिश की। उन्होंने वो रैली पहले उन्होंने योग शिविर के नाम पे उसकी परमिशन मांगी थी 5000 लोगों की, वहाँ 50,000 लोग आए और जब सरकार थोड़ी सख्त हुई तो वो फेमस फोटो सबने देखी है जब रामदेव बाबा औरतों की वेशभूषा सलवार कुर्ता पहन के भगने की कोशिश कर रहे थे और फिर उनको पकड़ लिया गया और उनको वापस हरिद्वार भेज दिया गया। इस बीच जो कमेटी बनी थी उसका और सरकार के बीच लोगों का, सरकार के मंत्रियों का और कमेटी के मेंबर्स का एक जगह पे आके मामला बिगड़ गया मतलब एक सहमति नहीं बन पा रही थी। सहमति ये थी कि सरकार ये कहती थी कि प्राइम मिनिस्टर, जुडिशरी और लोअर ब्यूरोक्रेसी को इस लोकपाल के प्रावधान से बाहर रखा जाए और जिसको ये कमेटी वाले नहीं मान रहे थे। फाइनली 28 जुलाई को ये बिल पास हुआ था और अन्ना ने फिर एक आंदोलन की चेतावनी दी कि 16 अगस्त को हम इसको फिर अपना आंदोलन शुरू कर रहे हैं। अन्ना जब वहाँ आए तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, फिर उनको तिहाड़ ले जाया गया। फिर तिहाड़ में उनसे कहा गया कि ठीक है पर्सनल बॉन्ड दे दीजिए तब हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने पर्सनल बॉन्ड देने से इनकार कर दिया। फिर उनको जब छोड़ा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मेरा अनशन करने की भी मुझे परमिशन चाहिए। काफ़ी ये सब हुआ था उस समय, अगर आप सब लोगों को याद हो, मैंने डिटेल में अपनी किताब में लिखता चला हूँ मैं। फिर 20 अगस्त 2011 से उन्होंने इस फास्ट को करना शुरू किया और 28 अगस्त को हिंदुस्तान की संसद ने इस बिल को पास करके लोकपाल का बिल पास कर दिया। और यहाँ से मतलब ये एक तरह से एक सक्सेसफुल आंदोलन, जिसको कुछ लोग अभियान कहते हैं, आंदोलन नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सी ताकतें ऐसी थीं जिनका लोकपाल बिल से ज़्यादा सरकार को गिराना मकसद था या कांग्रेस से उनकी दिक्कत थी, सियासी मामला था। एक चीज़ और यहाँ जानने वाली होगी कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जो एक कोर कमेटी थी जिसके बैनर के अंदर ये सारा लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें 24 कोर कमेटी के मेंबर थे और उसी के इंडिया अगेंस्ट करप्शन की एक और छोटी वो यूनिट थी जिसका नाम टीम अन्ना था। ये टीम अन्ना की भी एक स्टोरी है जिसको मैंने इसमें बताया है कि एक इजिप्ट के बड़े प्रोटेस्ट थे खालिद सईद साहब। खालिद सईद साहब का एक था कि वी आर ऑल खालिद। उन्होंने जब ये किया था तो वहाँ एक आंदोलन चला था जिसमें सबका एक नारा था कि वी आर ऑल खालिद। उसी के तर्ज पे मैं भी अन्ना यहाँ पे शुरू हुआ और मैं भी अन्ना पहले सब लोग कहते थे, फिर एक टोपी आ गई और उस टोपी के दोनों तरफ मैं भी अन्ना लिख के लोग उसको लेके घूमने लगे और वो गांधी टोपी थी। मैंने गांधी टोपी के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं कि कैसे 1919 में जब गांधी रामपुर जाते हैं और रामपुर के नवाब से उनको मिलना होता है, जहाँ पे कोर्ट के अनुसार कोर्ट का जो कन्वेंशन था उसके अनुसार नंगे सिर नहीं मिल सकते हैं, तो वहाँ अली ब्रदर्स की जो माँ थी आबदी बेगम, उन्होंने अपने हाथ से वो टोपी बनाई जो इस गांधी टोपी जैसी थी और उसको फिर गांधी पहन के नवाब साहब से मिले थे और तभी से वो गांधी टोपी उसका नाम चल गया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की एक बात और मैं इंटरेस्टिंग है कि ये सब जब बिल अगस्त में पास हो गया था तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के ये जितने बड़े बड़े नेता है, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, मनीष सिसोदिया, ये सब लोगों ने अक्टूबर 2011 के जो बाई इलेक्शन हिसार में हो रहा था उसमें अजय चौटाला का इन लोगों ने खूब प्रचार किया था।
अजय चौटाला के ऊपर उस समय शिक्षक भर्ती घोटाला की जांच चल रही थी, जिसमें उनको 10 साल की सजा 1-2 साल बाद हो गई थी, और फिर उसके लिए जेल भी रहे थे। तो मतलब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो पहला जिसको कहते हैं उम्मीदवार या जिसके प्रचार में हो गए थे, वो ये अजय चौटाला साहब थे, जो भ्रष्टाचार के आरोप में ही 10 साल जेल गए। फिर अब यहां से एक और चीज शुरू हुई, क्योंकि 2 तरह की बात चल रही थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो अन्ना के कुछ लोगों का कहना था कि हम लोग अपॉलिटिकल रहें, हम लोग अराजनैतिक रहें और प्रेशर ग्रुप की तरह काम करें, और एक ग्रुप का कहना था कि नहीं नहीं, हम लोगों को राजनीति में डायरेक्ट हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि तभी हम कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं। उसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, डॉक्टर आनंद कुमार, योगेंद्र भारद्वाज, प्रशांत भूषण, ये सब लोग उस ओपिनियन के लोग थे। और इस पे काफ़ी कुछ हुआ, और सितंबर 2012 में अल्टीमेटली इनकी राहें अलग हो गई, और आम आदमी पार्टी जो है उसका फॉर्मली गठन, और वो 26 नवंबर 2012 को हुआ। 26 नवंबर की सिग्निफिकेंस ये थी कि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने अडॉप्ट किया था। फिर 2013 का इलेक्शन आता है, जिसमें दिल्ली में कांग्रेस और क्योंकि किसी हंग असेंबली आती है, किसी की मेजोरिटी नहीं रहती है, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, अरविंद केजरीवाल एज चीफ मिनिस्टर। अब ये अजीब सा इस देश का वो रहा है कि जिसके अगेंस्ट पूरा आंदोलन चला था, जिसको हटाने के, जिसके भ्रष्टाचार की बात अरविंद केजरीवाल लगातार करते रहे थे, उसी के साथ अरविंद केजरीवाल साहब ने मिलकर सरकार बनाई। तो ये राजनीति के रंग थे। और अब धीरे धीरे जो अन्ना का आशंका थी, या जो वो था, आम आदमी पार्टी भी किसी और पॉलिटिकल पार्टी की तरह अब उसका आचरण चरित्र वैसा ही होता जा रहा था। 2014 का फिर जनरल इलेक्शन आता है, लोकसभा वाला, जब मोदी जी पहली बार लोकसभा लड़ रहे थे, और वहां पे केजरीवाल जी ने मोदी जी को डायरेक्ट चुनौती बनारस से दी। कुमार विश्वास राहुल गांधी को चुनौती दे रहे थे। 2 लोग कंटेंडर थे एक तरह से उस समय के, और इन लोगों ने बहुत अच्छा कैंपेन चलाया। बहुत अच्छा कैंपेन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोदी जी को राहुल गांधी दोनों लोग जो अपनी कंस्टिट्यूंसी में ये था कि नहीं आएंगे, उन लोगों को अपनी कंस्टिट्यूंसी में कई बार आना पड़ा, और अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूं, आम आदमी पार्टी ने इस इलेक्शन में 432 सीटें लड़े थे, 432। सबसे ज़्यादा बीजेपी लड़ी थी, फिर कांग्रेस लड़ी थी, ये 432 लड़े थे, जिसमें से ये 4 सीट पंजाब में जीते। और एक और रिकॉर्ड इन्होंने इस इलेक्शन में बनाया कि इनके 413 लोगों की जमानत जब्त हुई थी, या सिक्योरिटी डिपॉजिट हुआ था 413। उससे पहले वो जो जय गुरुदेव बाबा की वो पार्टी थी, उसके नाम से था, 300 या कितने लोगों ने की जमानत जब्त हुई थी। ये सरकार ज़्यादा जैसा उम्मीद थी कि जैसा तो नहीं चलनी थी, मतलब वो जो मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की सरकार नहीं हुई। फिर 2015 में फिर चुनाव हुए। इस बार आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि लोगों को भी लगा कि भाई एक तरफ मेजॉरिटी दो, जिसको भी देना है क्लियर कट मेजॉरिटी दो, 70 में से 67 सीट जीत के, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, उनका चुनाव चिन्ह झाड़ू था, झाड़ू लगा दी। बीजेपी की सिर्फ 3 सीटें आई, कांग्रेस की 0 सीटें आई। लेकिन 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जीत ली। लेकिन फिर 2020 का जब इलेक्शन आता है विधानसभा का, तो आम आदमी पार्टी अपने परफॉर्मेंस के दम पे कैंपेन चलाती है, पूरा चुनाव अभियान कि भाई हमने ये किया, आप इसके उस पर वोट दीजिए, और उसको फिर 70 में से 62 सीट्स मिलती हैं, जो एक बड़ी बात थी। क्योंकि एक चीज़ ये भी देखना होगा, मैंने इसमें कुछ डेटा दिए हैं, उसमें एक डेटा मैं जल्दी से आपसे शेयर कर लूँ। जो भ्रष्टाचार था, जो भ्रष्टाचार का सूचांक कह लिए, वो 2008 से उसमें छोटा सा उदाहरण दिया है कि 2008 से 2013 के बीच करीब 66 जो एमएलएस थे, जो फिर लड़े थे, दोनों इलेक्शन लड़े थे, 2008 भी और 2013 भी, उनकी जो वेल्थ ग्रोथ थी वो 259% थी बिटवीन 2008 और 2013। और 2015 और 2020 के बीच में जो वेल्थ ग्रोथ थी इन एमएलएस की, वो केवल 13% थी। तो भ्रष्टाचार पे कहीं ना कहीं तो अंकुश लगा ही था। इसी बीच एक देश के हाल के दिनों की एक बड़ी घटना होती है, वो निर्भया जो रेप केस होता है दिल्ली वाला, जिसमें 6 रेपिस्ट, उसको रात में वो पिक्चर देख के लौट रही थी बच्ची, उसको कैसे बस में बुलाते हैं, फिर उसका रेप होता है, और फिर वो छोड़ दी जाती है। फिर उसका इलाज पहले हिंदुस्तान में होता है, फिर वो सिंगापुर ले जाई जाती है, और फाइनली वो सिंगापुर में उसकी डेथ हो जाती है। ये जो इसके आरोपित थे, वो 6 में से एक 17.5 साल का एक बच्चा था, जिसको जुवेनाइल करके उसको कुछ नहीं हुआ, उसको 3 साल की सज़ा होती है, उसको रिमांड हाउस भेज दिया जाता है,
और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब वो 3 साल की सजा काट लेता है तो उसको सरकार की तरफ से मॉनेटरी असिस्टेंस भी दिया जाता है, पैसा कुछ दिया जाता है कि आप अपनी नई जिंदगी शुरू करें। उन 6 में से एक ने आत्महत्या कर ली, बचे 4, और 4 को फिर फाइनली फांसी 2020 में लगी। वो लंबी प्रक्रिया होती है, कई बार क्लेमेंसी और कैसे करते करता 2020 में उनको फांसी लग गई। अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि एक फिगर और यहाँ पे है कि क्रिमिनल लॉ में इसके बाद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने कुछ चेंजेस किए, खास करके स्लेव केसेस और इत्यादि इत्यादि में। और जो एक तथ्य और जान लीजिए कि जो इसके बाद का साल था, नेक्स्ट ईयर, उसमें जो फॉरेन से फीमेल टूरिस्ट थी उनकी संख्या 30 से 40% कम हो गई थी। 2012 में अन्ना आंदोलन और निर्भया के वजह से जो आंदोलन देश में हुआ था, लेकिन वो देश को जोड़ नहीं पाया था। जैसे मैं उसका हरदम उदाहरण एक को करता हूं, जैसे 1942 में जब गांधी का आंदोलन हुआ था तो देश एक साथ खड़ा हो गया था। और उसमें एक चीज और वो थी समझने वाली है, वो गांधी की लीडरशिप थी जो सबको जोड़ ली थी। क्योंकि उस समय आरएसएस, मुस्लिम लीग, अंबेडकर, कम्युनिस्ट, ये सब अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे। इन्होंने 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में एक तरह से विरोधी किया था, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। लेकिन उनको थ्रू आउट, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, गांधी ने कभी उनको ट्रेटर नहीं कहा, कभी उनको देशद्रोही नहीं कहा। लेकिन अब आज़ादी कितने साल बाद, आज की तारीख में अगर आपका सरकार से आपके सहमत नहीं है उसके किसी उससे, तो आपको सीधे सीधे देशद्रोही या राष्ट्रद्रोही करके ब्रांड कर दिया जाता है। देश को अभी जो असली आज़ादी जिसका सपना शायद महात्मा गांधी और भगत सिंह सब इन सब लोगों ने देखा था, उसको आने में भी वक्त लगेगा। इसी के साथ मेरा 16 चैप्टर खत्म हुआ। आपसे फिर से एक बार आग्रह है कि अगर बुक आपने अब तक नहीं मंगाई हो तो कृपया बुक मंगाएं। अमेज़ॉन पे भी उपलब्ध है, आप डायरेक्ट मुझसे भी मंगा सकते हैं, तो मैं सिग्नेचर करके आपको भेज सकता हूं। और अगर हो सके तो अमेज़ॉन में बुक मंगाने के बाद पढ़ के उसका रिव्यू भी लिख दीजिए। खास करके मैं उन लोगों से भी आग्रह करूंगा जिन्होंने बुक पढ़ ली है, अगर हो सके तो अमेज़ॉन में जाके उसका रिव्यू लिख दीजिए। थैंक यू सो मच।